नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसी लिटरेरी जर्नी पर चलने वाले हैं जो आपको सच में बहुत ही फैसिनेटिंग लगेगी। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या सिर्फ पोएट्री और डीप स्टोरीज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए परफेक्ट है। हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस और वर्सटाइल राइटर की और उनकी डीपली इमोशनल पोयम की। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के हमारे डिस्कशन को रिवॉल्विंग डेज पोयम पर, जिसको कि लिखा है डेविड मालूफ ने। सबसे पहले समझते हैं कि जिस ऑथर को हम पढ़ने वाले हैं वो आखिर है कौन। राइटर का नाम है डेविड मालूफ, जिनका जन्म 20 मार्च 1934 को साउथ ब्रिस्बेन में हुआ था। उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग और कल्चरली रिच है। उनके फादर एक कैथोलिक थे, जिनकी पैटर्नल फैमिली 1880s में लेबनान से ऑस्ट्रेलिया आई थी। दूसरी तरफ उनकी मदर एक ज्यू थी, जिनकी फैमिली पहले हॉलैंड से इंग्लैंड आई और फाइनली 1913 में वहां से माइग्रेट होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंची। इसी मिक्स्ड और डाइवर्स फैमिली हिस्ट्री की वजह से डेविड मालूफ का क्रॉस कल्चरल एस्पेक्ट में हमेशा से कीन इंटरेस्ट रहा है और यही वजह है कि उनकी राइटिंग्स इस स्पिरिट को इतनी खूबसूरती से रिफ्लेक्ट करती हैं। एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई ब्रिस्बेन ग्रामर स्कूल से की थी और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जब वो 24 साल के थे तब बाकी यंग ऑस्ट्रेलियंस की तरह उन्होंने भी पूरी दुनिया देखने का डिसीजन लिया। वो ट्रैवल करने निकल गए और करीब एक डेकेड तक अब्रॉड रहे, जहां उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाया और यूरोप भर में ट्रैवल किया। साल 1968 में वो वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गए। वहां आकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में एज अ सीनियर ट्यूटर काम किया और जल्दी इंग्लिश के लेक्चरर बन गए। लेकिन राइटिंग उनका पैशन था, इसलिए 1977 में उन्होंने अपने लेक्चरर की पोजीशन से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली ताकि वो एक फुल टाइम राइटर बन सके। डेविड मालूफ कोई आम राइटर नहीं है, वो एक पोएट, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। यानी उनकी लिटरेरी रेंज बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। उनकी पहली दो पब्लिश्ड बुक्स पोएट्री कलेक्शंस थी, बाइसिकल एंड अदर पोएम्स जो 1970 में आई और नेबर्स इन अ थिकेट पोएम्स जो कि 1974 में पब्लिश हुई थी। इस दूसरी बुक ने उन्हें एक नए और प्रॉमिसिंग ऑस्ट्रेलियन टैलेंट के रूप में स्टैब्लिश कर दिया और इसी के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर सोसाइटी गोल्ड मेडल भी मिला। उनकी ब्रिलियंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो 2011 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुए थे। अब जब हमने ऑथर के बैकग्राउंड को समझ लिया है तो आते हैं उनकी एक बहुत ही पर्सनल और फेमस पोयम पर, रिवॉल्विंग डेज के कंटेक्स्ट पर। ये पोयम उनकी 2008 में पब्लिश हुई एक पोएट्री एंथोलॉजी का हिस्सा है, जिसका टाइटल भी सेम रिवॉल्विंग डेज ही है। ये पूरी एंथोलॉजी उनकी लाइफ के 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस को बहुत स्मूथली रिफ्लेक्ट करती है। पहले सेक्शन में उनका ब्रिस्बेन का चाइल्डहुड है, दूसरे में 1960s का यूरोप, तीसरे में उनका सिडनी शिफ्ट होना और फाइनल सेक्शन में उनकी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जर्नीज का जिक्र। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली रिवॉल्विंग डेज की बात करें तो ये पोयम डेविड मालूफ के एक फर्स्ट हैंड इमोशनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, जब वो किसी से पहली बार प्यार में पड़े थे। इस पोयम के अंदर वो सालों बाद अपने उस फर्स्ट लव के डीप इमोशंस को याद कर रहे हैं और वक्त के साथ उन फीलिंग्स को री इमेजिन कर रहे हैं। इस पोयम में एक बहुत ही बोल्ड और इम्पोर्टेंट अंडरटोन है, जिसको हम होमो इरोटिसिज्म कहते हैं। इस पोयम को पढ़ते टाइम आपको ये याद रखना होगा कि जिस टाइम ये पोयम लिखी गई थी उस टाइम गे राइट्स के बारे में बात करना बहुत बड़ा टैबू माना जाता था। फिर भी डेविड मालूफ ने अपनी इन फीलिंग्स को अपने एक बहुत ही सटल और पोएटिक तरीके से एक्सप्रेस किया। उनकी प्रेफरेंस डिफरेंट थी और लाइफ में आगे चलकर जब वो मेंटली अपने उस ओल्ड लवर से टकराने की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं तो उन्हें एक अजीब सा डर या फिर अनईजीनेस महसूस होती है कि कहीं कोई अनप्लेजेंट एनकाउंटर ना हो जाए। ये एक ऐसी पोयम है जो पास्ट की मेमोरीज, लव की परमानेंस और उस वक्त की सोसाइटल कॉन्स्टेंट्स को एक साथ ब्लेंड कर देती है। तो ये था हमारा पोयम का कंटेक्स्ट। अब बिना किसी देरी के फटाफट से इस खूबसूरत पोयम रिवॉल्विंग डेज के लाइन बाय लाइन एनालिसिस पर आते हैं। जैसे जैसे मैं लाइंस पढ़ूंगा हम उसके डीप मीनिंग्स और इमोशंस को भी अनकवर करते जाएंगे। दैट ईयर आई हैड nowhere to go, I fell in love. A mistake of course, but it lasted and has lasted. पोयम की शुरुआत में स्पीकर अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखता है और उस साल को याद करता है जब उसे लव हुआ था। वो बहुत कैजुअली कहता है कि उस साल उसके पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए बस उसे लव हो गया। शुरू में ये एक केयरलेस या फिर फ्रिवलेस स्टार्ट लगता है, जहां वो इस लव को एक मिस्टेक बताता है। लेकिन अगली ही लाइन में इमोशन डीप हो जाता है
जब वो एक्सेप्ट करता है कि ये लव सिर्फ उस वक्त नहीं चला, बल्कि आज तक चल रहा है और हमेशा बरकरार रहेगा। द ओल्ड टग एट द हार्ट, द ग्रेस अनआस्क्ड फॉर, अर्जेंसीज दैट बूम अंडर द पॉकेट ऑफ अ शर्ट। यहाँ डेविड मालूफ ने एक बहुत ही पावरफुल इमेजरी का यूज किया है ताकि पढ़ने वाले के अंदर भी वही इमोशनल रिस्पॉन्स जग सके। वो उस फीलिंग्स को याद करते हैं जब वो लव में पढ़ रहे थे। ध्यान दीजिए कैसे वो दिल के उस पुराने खिंचाव, टग एट द हार्ट और उन तेज हार्ट बीट्स, अर्जेंसीज को डिस्क्राइब करते हैं जो शर्ट की पॉकेट के ठीक नीचे बहुत तेजी से बीट कर रही थी। ये लाइन उस नर्वसनेस और एक्साइटमेंट का परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है जो फर्स्ट लव के दौरान महसूस होती है। What I remember is the color of the shirts. I had bought them as an experiment in ways of seeing myself, hoping to catch in a window as I passed what I was to be in my new life as a lover. ये एक लवर के माइंड का बहुत ही यूनिक और ओरिजिनल डिपिक्शन है। स्पीकर कहता है कि उस वक्त उसने कई सारे कलर्स के शर्ट लिए थे जो उसने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर खरीदी थी। वो इन शर्ट्स के जरिए अपने आप को एज अ लवर समझना और देखना चाहता था। जब वो किसी ग्लास विंडो के पास से गुजरता था, वो अपनी ही रिफ्लेक्शन को देखना चाहता था, ये इमेजिन करते हुए कि एक लवर के रूप में उसकी नई लाइफ कैसी दिखती है। वन मिंट ग्रीन, वन पिंक, द थर्ड कॉल्ड आईवी लीग, टैन विद डार्कर स्ट्राइप्स, माय फर्स्ट बटन डाउन कॉलर। उन शर्ट्स के रंग अलग-अलग थे। एक शर्ट मिंट ग्रीन कलर की थी, दूसरी पिंक थी और तीसरी को आइवी लीग स्टाइल कहा जाता है। ये एक टैन कलर की शर्ट थी जिस पर डार्क स्ट्राइप्स बने थे और ये स्पीकर की पहली बटन डाउन कॉलर वाली शर्ट थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आइवी लीग ईस्टर्न यूएस की प्रेस्टीज और लॉन्ग स्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड या फिर येल के एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है कि स्पीकर अपनी इस नई लवर वाली पर्सनालिटी को एक सोफिस्टिकेटेड लुक देना चाहता है। वी नेवर राइट but sometimes knotting my tie at a mirror, one of those self I had expected step into the room। जैसे जैसे पोयम आगे बढ़ती है, ये क्लियर हो जाता है कि इनका प्यार लगने से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। स्पीकर और उसका लवर अब एक दूसरे से बात नहीं करते, वो एक दूसरे को खत भी नहीं लिखते, लेटर भी नहीं लिखते। लेकिन पास्ट कभी-कभी उसके सामने तब वापस आ जाता है, जब वो मिरर के सामने खड़ा होके अपनी टाई बांध रहा होता है। उस मिरर में उसको अपना वही पुराना सेल्फ, वही पुराना रूप नज़र आने लगता है, जिसकी उसने पिछले स्टेंजा में एक्सपेक्टेशन की थी। इन द नेक्स्ट रूम, यू आर वेटिंग। वी हैव नॉट येट टेकन बैक द लाइफ वी प्रॉमिस्ड टू pour into each other's mouth forever and forever, while I choose between changes to surprise you। ऐसा लगता है कि स्पीकर पास्ट और फ्यूचर में एक ही पल में जी रहा है इन लाइन्स के अंदर। जब वो मिरर में खुद को देखता है, तो वो विविडली याद करता है और इमेजिन करता है कि जैसे उसका लवर दूसरे कमरे में उसका इंतजार कर रहा हो। वो उन प्रॉमिसेस को याद करता है जो उन्होंने एक दूसरे को हमेशा के लिए दिए थे, लेकिन वो प्रॉमिसेस अब पूरे नहीं हो पाए हैं। वो उस वक्त की खूबसूरत यादों में चला जाता है जब वो अपने लवर को सरप्राइज करने के लिए अलग-अलग कपड़े चूज किया करता था। रिवॉल्विंग डेज, माय हार्ट इन माय माउथ अगेन, आई एम राइटिंग दिस फॉर यू, wherever you are, whoever is starring in your blue eyes। इस फाइनल स्टेंजा में हमें पोयम का टाइटल मिलता है, रिवॉल्विंग डेज। स्पीकर ये फ्रेज अपने हार्ट और अपनी मेमोरी के नेचर को दर्शाने के लिए यूज करता है, जहां पुराने दिन बार बार घूमकर वापस आते हैं। उसे वही घबराहट और प्यार दोबारा महसूस होता है, हार्ट इन माई माउथ अगेन। वो ये पोयम अपने एक्स लवर के लिए लिख रहा है जिसके साथ वो अब नहीं है। इनफैक्ट वो ये भी नहीं जानता कि उसका लवर कहाँ है और किसके साथ है। वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करता है कि अब उसकी ब्लू आंखों में कोई और नया शख्स देख रहा होगा। इट इज मी, आई एम स्टिल हेयर, नो डोंट वरी, आई वोंट अपीयर आउट ऑफ दैट ओल्ड टाइम टू डिस्कम्फर्ट यू। वो अपने एक्स लवर को बताता है कि इतने बदलाव होने के बाद भी वो खुद अंदर से वही है और यही है। लेकिन इसके तुरंत बाद, इससे पहले कि उसका पार्टनर इस बात से घबराए, वो उसे एश्योर करता है कि वो पास्ट से अचानक से निकलकर उसके सामने आकर खड़ा नहीं होगा। वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे कि उसके ओल्ड लवर को किसी भी तरह के डिस्कम्फर्ट या शर्मिंदगी महसूस हो। उनके रिलेशनशिप के नेचर और सोसाइटी को देखते हुए वो किसी भी ऑकवर्ड या अनप्लेजेंट एनकाउंटर से बचना चाहता है। एंड नो, एट दिस डिस्टेंस आई एम नॉट होल्डिंग माई ब्रेथ फॉर अ रिप्लाई। पोयम की इस आखिरी लाइन में एक सैड लेकिन मैच्योर टोन आती है। स्पीकर जानता है कि दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए उसने एक एक्सेप्टेंस दिखाई है कि इस लेटर या पोयम फॉर्म के जवाब में उसको कोई रिप्लाई की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसका पर्पस बस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है,
ना कि अपने पास्ट लवर की ज़िंदगी को वापस डिस्ट्रैक्ट करना। और यहाँ पर हमारी ये बेहतरीन सी पोएम खत्म हो जाती है। अब एक-एक लाइन के डीप इमोशन को समझने के बाद हम इसके थीम्स एंड एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी लिटरेरी पीस की मेजर थीम्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं थीम्स एंड कंक्लूजन ऑफ रिवॉल्विंग डेज़। सबसे पहली और सबसे प्रोमिनेंट थीम खुद पोएम के टाइटल में छुपी हुई है, रिवॉल्विंग डेज़। ये एक बहुत ही सूटेबल टाइटल है क्योंकि ये ना सिर्फ एक फॉर्मर लवर को एड्रेस करने की स्ट्रेंथ को दिखाता है, बल्कि एक इंसान की लाइफ के डिफरेंट सेल्स यानी रूप या फिर पर्सनैलिटीज़ को भी रेफर करता है। एक इंडिविजुअल अपनी पूरी लाइफ में अनडिनायबली कई अलग-अलग स्टेजेस से गुजरता है और इस प्रोसेस में वो नोइंगली या फिर अननोइंगली कई अलग-अलग ज़िंदगियाँ जीता है। इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस के अंडर हमारा एटीट्यूड और बिहेवियरल पैटर्न भी चेंज होता रहता है। पोएम में स्पीकर का मिरर के सामने अपने पुराने सेल्फ को देखना इसी अजीब और रिवॉल्विंग नेचर ऑफ टाइम को दर्शाता है। अगला थीम है द परमानेंस ऑफ फर्स्ट लव का। अगला थीम है द परमानेंस ऑफ फर्स्ट लव का। ये पोएम इस फैक्ट पर हेवीली बेस्ड है कि आपका पहला फर्स्ट लव हमेशा आपके साथ रहता है। स्पीकर जब अपने लव इंटरेस्ट को याद करता है तो शुरू में वो इस प्यार को एक मिस्टेक कहता है, एक गिल्ट कहता है, एक गलती कहता है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। उसके फर्स्ट लव की फीलिंग्स हमेशा उसके साथ रही हैं। जैसे-जैसे टाइम गुजरता है और दिन आगे बढ़ते हैं, स्पीकर महसूस करता है कि उसकी फीलिंग्स आज भी वैसी ही हैं। कोई भी चीज़ उसकी इन फीलिंग्स को हिला नहीं सकी। इस पोएम में पोएट ने एपॉस्ट्रोफ और सिंबल्स का एक्सटेंसिव यूज़ किया है। ये बताने के लिए कि अपने खोए हुए लव को भूलना और लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल होता है। इस पोएम का एक बहुत ही क्रूशियल और बोल्ड थीम होमो एरोटिसिज्म है। पोएम में एक क्लियर हिंट है कि डेविड मालूफ ने होमो एरोटिसिज्म को स्ट्रांगली वाउच किया है। जिस दौर में डेविड मालूफ लिख रहे थे, उस वक्त गे राइट्स और ऐसी सिमिलर बातों पर खुलकर डिस्कस करना एक टैबू माना जाता था। लेकिन उन्होंने इसे अपने एक बहुत ही सटल तरीके से एक्सप्रेस किया है। जब सालों बाद स्पीकर अपने इस पुराने लवर से कॉन्सेप्चुअली क्रॉस पाथ करता है, तो वो एक प्लीजेंट सरप्राइज के साथ-साथ डर भी महसूस करता है कि कहीं कोई अनप्लीजेंट एनकाउंटर ना हो जाए। वो जानता है कि उसका एक्स लवर शायद ग्रेसफुली किसी और के साथ मूव ऑन कर चुका है, इसलिए वो उसे एश्योर करता है कि वो कभी उसके सामने आकर उसको एम्बैरेस या फिर डिस्कम्फर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। द मेटाफर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल ट्रांजिशन, अब ये पॉइंट ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोयम में पुराने रिलेशनशिप्स और ब्रोकन प्रोमिसेस का छूटना एक डीपर लेवल पर पोस्ट कॉलोनियल एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ये उस ट्रांजिशन को दिखाता है जहाँ एक सोसाइटी या इंडिविजुअल नए एज, नए युग के साथ टर्म्स पर आने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक वैसे ही जैसे ओल्ड रिजीम यानी पुरानी सरकार या फिर कॉलोनाइजर पावर हैंडओवर करके चली जाती है और सोसाइटी को एक नई आइडेंटिटी खुद बनानी पड़ती है। कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि रिवॉल्विंग डे सिर्फ एक सैड लव पोयम नहीं है। ये वक्त के घूमने यानी रिवॉल्व करने, हमारे पुराने रूप के वापस आने और एक्सेप्टेंस की ऐसी डीप कहानी है जिसे हर कोई रिलेट कर सकता है। डेविड मालूफ ने फ्री वर्ड्स के बाउंड्रीज को पुश किए बिना ट्रेडिशनल फॉर्म्स के थ्रू एक ऐसी इमोशनल जर्नी क्रिएट की है जो पढ़ने वाले के दिल में बस जाती है। ये एक एक्सेप्टेंस है कि पास्ट वही रहेगा लेकिन लाइफ आगे बढ़ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रिवॉल्विंग डेज पोयम का डिस्कशन कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ऑस्ट्रेलियन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का टेक्स्ट अच्छे से समझ आ गया होगा और आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इस पोयम को लेकर या लिटरेचर के किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।